Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एचडीपी सेकेंड ईयर में हमारी जो सब्जेक्ट है मेडिसिन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट करवा दिया है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट जो सिस्टम है मेडिसिन में वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है रेनाइटिस, या जिसे हम लोकल भाषा में हम सभी बोल देते हैं हमें कोल्ड हो गया या जुकाम हो गया। तो उससे संबंधित आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र है ये? श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र है। इसमें मेन रूप से हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियां। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र की बीमारियां होती क्या है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर जब हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में तो हमें क्या होता है कि पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती है, जैसे कि लीवर से संबंधित हो गई और आहार नाल संबंधित हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन संबंधित हो गई, तो ये सारी बीमारियाँ तो किसमें आ जाती हैं? डाइजेस्ट सिस्टम में। यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ तक होता है हमारा? एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एनस या रेक्टम तक जो पूरा भाग होता है उसे क्या बोल देते हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में एक दूसरे से पूर्णतः सहयोग भी रखते हैं और पूर्णतः ही अनुबंधित भी हैं। अनुबंधित का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के पास में ही ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया, ब्रोंकी, सारा हमारा जो गले का जो सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल से ही होकर जाता है श्वसन तंत्र का भी। तो श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ क्यों होती है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ इस वजह से होती है क्योंकि हमारे शरीर के जो श्वास है उसका सीधा संबंध है ब्लड में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से। ब्लड में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से। अब आप पूछोगे कि ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है तो उसका तो क्या रोल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाहरी ऑक्सीजन और आंतरिक ऑक्सीजन, उन दोनों का ही जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अगर उन दोनों का बैलेंस में, अनुपात में अगर गड़बड़ी आती है तो हमें श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ, यानी कि श्वास से संबंधित बीमारियाँ होने का डर रहता है तथा वो श्वास संबंधित बीमारियाँ हमें हो जाती हैं। श्वसन तंत्र के अंदर जो हमारी ब्लड की जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वो वहाँ तक वह आराम से या सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। यानी कि शरीर के जो विभिन्न अंगों को ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है और अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमें श्वसन तंत्र से संबंधित या श्वास संबंधित बीमारियाँ होनी शुरू होती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ भी होती है, हमें सांस में अलग तरीके की आवाज़ भी आती है। ऐसा ही पशुओं के साथ भी होता है। साथ साथ हमें क्या होता है कि कभी कभी जब एनोक्सिया हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं ठीक रूप से, चाहे हमें बाहरी सांस कितना मिलता रहे तो भी अगर आंतरिक रूप से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारा शरीर एकदम घुटन होके, सफोकेट होके और पशु दम तोड़ देता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेनाइटिस, यानी कि जुकाम की। जुकाम मतलब रेनाइटिस। तो रेनाइटिस में हम देखें, रेनाइटिस यानी कि जुकाम, ये होता क्या है? ये नॉर्मल रूप से सभी को पता है कि जुकाम क्या होता है। जुकाम में क्या होता है कि नाकों से डिस्चार्ज बैन लग जाता है। सब बोलते हैं भाई ठंड लग गई है, ठंड के चपेट में आ गया, पसीने में पानी पी लिया, ये सब। लेकिन हम मेन रूप से रेनाइटिस के बारे में आज बात करेंगे। तो रेनाइटिस में होता क्या है? इसमें जो हमारे नाक के जो नेज़ल पैसेज होते हैं, नेज़ल पैसेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन का आना तथा सूजन के साथ ही नाक से पानी जैसा पतला पीला हल्का गाढ़ा या म्यूकोपुरलेंट
म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज बाहर आता है तो उसे रेनाइटिस कहते हैं। रेनाइटिस कहते हैं मतलब जुखाम कह देते हैं। तो रेनाइटिस की डेफिनेशन क्या हो गई कि पशु के जो नेजल पैसेज होते हैं, यानी कि नाकों के जो नेजल पैसेज होते हैं, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाना तथा सूजन के साथ ही नाक से पानी जैसा पतला पीला हल्का गाढ़ा या म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज का बाहर आना, उसे क्या कहते हैं? रेनाइटिस कहते हैं, यानी कि जुखाम कह देते हैं। यह श्वसन तंत्र की सबसे नॉर्मल, सामान्य एवं आम बीमारी है, जो सबसे पहले अगर श्वसन तंत्र में कोई भी चीज़ पे अगर फ़र्क पड़ता है तो इससे फ़र्क पड़ता है। अगर रेनाइटिस हो गया तो उसी के बाद में अगली बीमारियां होने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि रेनाइटिस को जब हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा, अगर ये फैल जाता है या जब हम नॉर्मल रूप से देखें, यह अगर किसी मेन बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है तो रेनाइटिस के बाद में आगे श्वसन तंत्र की अलग अलग बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो जाता है या फिर क्या बोलते हैं उसको एपिस्टेटिक्स हो जाता है, नक्सीर आ जाती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र के जो ऊपरी भाग होते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकी, इन सब में सूजन आ जाती है, फेरिंग्स में, तो उन्हें फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें कि ये जो रेनाइटिस है होता किस वजह से, इसके कारण देखें तो ईटियोलॉजी यानी कि कारण। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? एक तो ठंडे वातावरण की वजह से, ठंडे वातावरण की वजह से, अचानक मौसम में परिवर्तन होने से, पसीना आने पर ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, डॉग्स में ये एलर्जिक होती है, डॉग्स में एलर्जिक होती है ये रेनाइटिस। नेक्स्ट है, हम देखें तो इसमें क्या होता है, नाकों की जो धूल मिट्टी के, नाकों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूख जाती है तथा उसमें बदलाव आ जाते हैं, साथ साथ धूल मिट्टी के जो कण हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, धूल मिट्टी के कणों से। ठीक है, और उसके अलावा जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, इन सब से भी क्या होता है? रेनाइटिस हो जाता है। तो क्या कौन कौन से और हो गए? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एटसेट्रा, इन सब की वजह से भी रेनाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेनाइटिस हो जाता है। अब हम आगे इसमें जो सिम्टम्स हैं वो देखें, इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स हम देखें तो नॉर्मल सी बात है, सिम्टम्स सबसे पहले तो क्या होएगा? नाकों से डिस्चार्ज आएगा, नाकों से म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज का आना, नाकों से म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज का आना, म्यूकस मेम्ब्रेन का सूख जाना। क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पशु की सूख जाती है। साथ ही साथ क्या होता है? उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो पशु को क्या होता है, कई बार बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो
पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका रीज़न है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है इसका रीज़न? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डॉग्स में मेन रूप से ये जो बीमारी है वो एलर्जिक होती है। डॉग्स में रेनाइटिस एलर्जिक होती है, जैसे कि म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, और स्टेप्टेप जो वायरस हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेम्पर वायरस हो गया, और स्ट्रेंगलस हो गया। ये सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जिनकी वजह से डॉग में क्या होता है? डॉग में रेनाइटिस हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रेनाइटिस के डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स का। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो तो हो चुके हैं। सिम्टम्स में क्या क्या है? इसका सबसे पहले तो क्या है? नाकों से म्यूकोपोडियन डिस्चार्ज आएगा, जैसे कि पानी जैसा पतला डिस्चार्ज भी आ सकता है, हल्का गाढ़ा भी आ सकता है, पीला भी आ सकता है, साथ में ब्लड भी मिला हुआ आ सकता है। म्यूकस में सूजन आ जाती है, म्यूकस में सूजन आ जाएगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डॉग्स में एलर्जिक हो जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, नाकों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सूख जाती है। अब हम आगे बात करें डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग निदान। तो रोग निदान सबसे पहले क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स का मतलब है पशु की पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे, साथ साथ उसके लक्षण चेक करेंगे जो हमने ऊपर बताए हैं, ठीक है। आगे हम देखें इसमें दूसरा, इसमें क्या करेंगे? हम पशु का जो स्पूटम होता है उसका टेस्ट करवाएंगे। स्पूटम में क्या होता है? स्पूटम में पशु के लार की व थूक की जांच की जाती है। लार व थूक की जांच की जाती है, उनमें बैक्टीरिया व वायरस की उपस्थिति पता की जाती है। बैक्टीरिया या वायरस की प्रेजेंस चेक की जाती है, प्रेजेंस चेक की जाती है। ये तो हो गया इसका डायग्नोसिस। आगे हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं रेनाइटिस का। तो रेनाइटिस में होता क्या है? सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर पशु को जुकाम हो रही है तो उसे सबसे पहले कहाँ रखेंगे? गर्म वातावरण में रखेंगे। ट्रीटमेंट में पशु सबसे पहले तो क्या है? पशु को गर्म वातावरण में रखें। फिर हम उसे घरेलू मेथड होते हैं जैसे कि बफारा यानी कि नेज़ल इन्हेलेशन देंगे, जैसे कि विक्स हो गया, गर्म पानी में विक्स घोल के उसकी भाप हो गई, और कोई भी जैसे कि वो एंटीसेप्टिक जो ट्यूब आते हैं, वो लिक्विड्स आते हैं, वो डाल देंगे, ठीक है। फिर हम पशु क्या करेंगे? एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में हम दे सकते हैं मेन रूप से उसको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन देंगे। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो पशु को दे देंगे, 25 ग्राम के समथिंग दे देंगे इंट्रामस्कुलर डिस्टल वाटर में मिक्स करके। नेक्स्ट हम देखें तो पशु को अगर जैसे अब एलर्जी की रिएक्शन है तो एंटीहिस्टामिक भी देनी पड़ेगी, तो पशु को एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में हम दे सकते हैं मेन रूप से सीपीएम दे सकते हैं, क्लोरोफेरामाइन भी दे सकते हैं, या जील दे सकते हैं, या सीपीएम दे सकते हैं। तो हम पशु को इंजेक्शन सीपीएम ही दे देते हैं। सीपीएम दे दो 10 ml के समथिंग इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और दूसरा क्या है पशु को, जैसे कि अब हमने ये सब कुछ दे ही दिया, अब नेक्स्ट है जैसे कि अगर पशु के नाकों में रुकावट आ रही है तो नेज़ल ड्रॉप्स डाल देंगे। नाकों में रुकावट के लिए नेज़ल ड्रॉप्स में क्या आती है? नेज़ल ड्रॉप्स में आती हैं जैसे कि बेटस्टोन, एपिनेफ्रीन के दे देंगे, ठीक है। आगे हम देखें तो
पशु को थोड़ा सा शरीर में जान आए, एनर्जी बनी रहे, उसके लिए इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देंगे। इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 15 ml के समथिंग दे देंगे इंट्रा मस्कुलर। ठीक है। नेक्स्ट है पशु को एंटीसेप्टिक इनहेलेशन में, यानी कि नेजल ड्रॉप्स के रूप में या एंटीसेप्टिक इनहेलेशन के रूप में हम उसको पशु को क्या क्या दे सकते हैं, टर्पेंटाइन की दे सकते हैं, और क्या बोलते हैं कपूर की भाप दे सकते हैं, विक्स की भाप दे सकते हैं। ठीक है। तो टर्पेंटाइन ऑयल की इनहेलेशन दे सकते हैं, कम्फोर यानी कपूर की और विक्स की, इन सब की पशु को भाप दे सकते हैं। उससे भी पशु के रेस्पिरेटरी यानी कि जुकाम सही हो जाएगी। आगे हम देखेंगे पशु के नेज़ल ब्लॉक्स हैं, तो पशु को हम भाप देंगे तो उससे पशु ठीक हो जाएगा। तो हम सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम पशु के गर्म वातावरण में पशु को रखेंगे, साथ साथ उसको क्या करेंगे, बफारा या नेजल इनहेलेशन देंगे। नेजल इनहेलेशन में क्या क्या चीज़ें देंगे, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल की भाप दे देंगे, कपूर की भाप दे देंगे, विक्स की भाप दे देंगे। ठीक है। उसके साथ साथ में हम पशु को नेजल ड्रॉप्स में एफिनेफ्रिन भी दे सकते हैं, है ना। और साथ साथ क्या करेंगे, हम पशु को एंटीबायोटिक देंगे ताकि बैक्टीरिया के वजह से जो चीज़ हो रही है वो ना हो। तो इसमें से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन दे देंगे डिस्टिल वाटर में मिक्स करके 25 ग्राम के समथिंग। और फिर हम पशु को जैसे एलर्जी की रिएक्शन है तो इसके लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे देंगे, जैसे कि क्लोरोफेरामाइन हो गई, नेजल ड्रॉप्स दे देंगे, और पशु को साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दे देंगे। तो इसी के साथ आज हमारी पशु की जो डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रथम डिजीज़ है या पहले नंबर की जो डिजीज़ है, जो आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं, राइनाइटिस यानी कि जुकाम, वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।